मेरे पापा लालची थे। उसने मुझे शादी के नाम पर बेचा था। अब तक मेरी शादी को 5 साल हो गए थे और पति की शक्ल तक ना देखी थी, क्योंकि मेरा पति जिस वक्त भी घर आता है मैं सोई होती हूँ। मैंने कई बार पति के आने का इंतजार किया, मगर हर बार मुझे गहरी नींद घेर लेती थी। इस बार ननद के पाँव में गिर पड़ी कि मुझे मेरा पति दिखा दे, तो वह डरते हुए बोली, भाभी आप भाई को देखकर भाग तो नहीं जाओगी यहाँ से। ननद की बात सुनकर मुझे हैरानी हुई, मगर मैंने वादा कर लिया कि ऐसा कुछ नहीं करूँगी। जो रात के 3 बजे जब आँख खुली तो मेरे पाँव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो तो मेरे सगे बाप ने वो किया था जो शायद किसी सौतेले बाप भी करने का सोच नहीं सकता। मेरा बाप नशेड़ी था। वह जब नशे में होता तो उसे किसी चीज का होश न रहता, और अब मैं अपने बाप के जुल्म का शिकार बनकर ही सुहाग की सेज पर बैठी थी। पापा ने मुझे एक ऐसे शख्स के हाथों बेच दिया था जिसको ना तो मैंने देखा था और ना ही कभी उसका जिक्र किया था। पापा ने पवन नाम के लड़के से 3 लाख रुपए में बेच दिए थे। मेरा शादी उसके साथ कर मुझे विदा भी कर दिया था। मैं बेड पर बैठी कपकपा रही थी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ अचानक हुआ क्या है। कभी दिल में परेशानी जगह बना लेती तो कभी थोड़ा सा हौसला हो जाता कि चलो पापा ने पैसे ही लिए, मगर किया तो मेरा शादी ही है ना। हो सकता है मेरी पति मेरे साथ अच्छा हो जिंदगी भर की घुटन से अच्छा है कि उस शख्स के वजूद से ही उतर जाए। यह भी तो हो सकता है ना कि जब मेरा पति घूंघट पलटे तो मुझे पहली नज़र में उससे मोहब्बत हो जाए। वह मेरा हाथ थाम कर कहे, क्या आज से मेरी हयात और खुशी की मालकिन तुम हो, मैं और मेरा घर तुम्हारा है। फिर ख्याल आता कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पति भी मेरे बाप की तरह नशेड़ी और जुआरी हो। अभी मैं इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैं सर झुकाए बैठी थी। दिल की धड़कनें तेज हुई थी तो कदम कदम चलता मेरी ओर बढ़ रहा था। आने वाला वजूद अब मेरे रूबरू बेड पर बैठ चुका था और फिर मेरा घूंघट पलट दिया गया था। सामने बैठे शख्स को देखकर मेरी चीख निकल गई थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मेरे दिमाग में यही ख्याल आया कि अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ कभी ऐसा ना होता। मेरा बाप सारी जिंदगी अपनी ही मौज मस्ती में रहता था। कभी जुआ जीत गया तो घर में दाल सब्जी आ जाता था, नहीं तो माँ ही लोगों के घर में साफ सफाई करके पैसा कमा कर लाती थी। माँ मेरी तरफ देख कर रोती रहती थी। मुझसे कहती थी, बेटी मैं तुम्हारे नसीबों से बहुत डरती हूँ। जिस लड़की का बाप बाजारों में बेइज्जत हो उसकी बेटी को अपनी बहू कौन बनाता है। घर में जब राशन खत्म हो जाता तो मैं भूख से तड़पती रहती थी और मेरी माँ मुझे देख कर रोती रहती थी। मेरा गम मेरी भूख होता था और मेरी माँ के लिए तड़पती रहती। मेरी माँ की इतनी उम्र तो न थी, मगर वह अपने हयात में इतने गम देख चुकी थी कि दिल के बंद होने के सबक चल बसी थी। माँ मुझे उस जालिम शख्स के पास छोड़ गई थी जिसे अपने सिवा कुछ नजर ही नहीं आता था। क्या हो गया है लड़की के, क्यों रो रही हो? तुमने कोई भूत तो नहीं देखा ना? मैं हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हारी ननद नंदिनी। मेरे ननद ने मुझे घूर कर देखा था, मैं जो अपने पति के इंतजार में थी। ननद को देखकर बेसाख मेरे मुंह से चीख निकल गई थी। मैं डरते डरते बोली, वो मेरा पति कहाँ है? मेरी ननद ने कानों को हाथ लगाया था। वह कहने लगी, तौबा तौबा, क्या हो गया है आजकल की लड़कियों को, जरा भी सब्र नहीं होती। कितनी बेशरम हो, कैसे मुंह खोलकर अपने पति के बारे में पूछ रही हो। खैर तुम उठकर मुंह हाथ धो लो, यह लिपा पोती उतार कर सो जाओ, तुम्हारा पति न जाने कब घर आएगा। अब मैं परेशान हुई थी और बोली, क्यों, क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? मेरा पति कहाँ गया है? मेरी ननद ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने यह सवाल उसके बहुत गलत कर दिया है। मुझे एहसास हो रहा था कि यह
सब मुझे शर्मिंदा करने के लिए कर रही है, ताकि मैं उससे सवाल जवाब का सिलसिला बंद कर दूं। मैं भी ढीठ बन गई थी और बोली, बताइए ना। मेरी ननद उठकर खड़ी हो गई थी। वह बोली, पवन घर लेट आता है, तुम आराम से सो जाओ। इतना कहकर वह उठकर बाहर चली गई थी, जबकि मैं तो गहरी सोच में डूब गई थी। इस बात का क्या मतलब हुआ कि पवन घर लेट आता है? आज तो उसकी शादी हुई है मेरे साथ, उसने मेरे बाप को 3 लाख रुपए दिए हैं, फिर वह लेट क्यों आएगा? क्यों मैं उसको पसंद नहीं? लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर मैं उसको अच्छी ना लगती होती तो फिर वह मेरे बाप को पैसे क्यों देता? मैं इन्हीं सोचों में खोई हुई थी। मैं चाहती थी कि एक बार अपने पति को देख लूं तो दिल को तसल्ली हो जाए, मगर वह तो आया ही नहीं था। मैं उसका इंतजार करते करते सो गई थी। सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरी ननद मेरी तरफ देखकर गुस्से से मुंह फेर गई थी और बर्तन उठाकर पटकने लगी थी। मेरी आंखों में अचानक आंसू आ गए थे। भला यह भी कोई जिंदगी हुई? पहले सारी उम्र बाप के जुल्म बर्दाश्त किया और अब मेरी ननद मुझे तेवर दिखा रही है। मुझे तो यह भी पता नहीं था कि शादी के पहले ही रोज यह औरत मुझे किस चीज का गुस्सा दिखा रही है। मैं सोचती रह गई थी और तब मेरी ननद मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। कहने लगी, पहले तो बड़ी फिक्र जाहिर कर रही थी मेरे सामने कि मेरा पति नहीं आया, कब तक आएगा, मगर जब वह रात वो कमरे में गया तो तुम सो रही थी। उसने तुम्हें कितनी आवाजें दी, उठो तारा, मैं पवन, तुम उठो। दूसरे कमरे में सोई हुई थी। मैं तेरी आंख खुल गई मगर तुम न उठी। मैं बाहर आई तो पवन इधर उधर गली में बैठा था। कहने लगा, नंदिनी, लगता है मेरी बीवी मुझे पसंद नहीं करती, जो सोने का नाटक कर रही है। मैं तो यह बातें सुनकर हैरान रह गई। मैं बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो आधी रात तक अपने पति की राह देख रही थी, फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई। मेरी ननद खामोश रही थी। खैर, वह मुझे खाना पका कर देती थी। नंदिनी मेरा बहुत ख्याल भी रखती थी, मगर जवान की बहुत ही तीखी थी कि उससे बात करने से डर लगता था। मेरी शादी को 4 रोज बीत गए थे, मगर अभी तक मैंने उसे नहीं देखा था। उसको सोचकर ही मैं परेशान रहती थी कि वो अभी तक मेरे सामने क्यों नहीं आया था, वो मुझसे क्यों छुप रहा था। और फिर मेरी यह ननद, जो कि उम्र में मुझसे बड़ी लगती है, वो अभी तक मेरे पति के घर में क्यों है? क्या उसने शादी नहीं की? एक दिन हिम्मत करके मैं अपनी ननद के पास जाकर बैठ गई थी। वह सब्जी बना रही थी। मैं बोली, नंदिनी, आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएं। उसके माथे पर बल पड़ गए थे। कहने लगी, मेरी कहानी ज्यादा दिलचस्प नहीं है, तुम्हें सुनकर मजा नहीं आएगा। फिर कहने लगी, मेरी शादी को 2 माह गुजरे थे कि मेरा पति मर गया। ससुराल वालों ने मनहूस कहकर घर से निकाल दिया तो भाई ने अपने घर में पनाह दे दी। 1-2 बार मेरे लिए रिश्ते भी आए थे, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया था। पवन से कह दिया कि अगर तुमने मेरी शादी का सोचा भी तो मैं अपनी जान ले लूंगी। अब तो इस बात को 4 बरस बीत गए थे। तुम तो शायद यह ख्याल करके बैठी होगी कि एक न एक दिन तुम्हारी जान मुझसे छूट जाएगी, मगर ऐसा नहीं है। मैं हमेशा इसी घर में रहूंगी। इतना कहकर मेरी ननद मेरे पास से उठकर चली गई थी। सच कहूँ तो मैंने यही सोचा था कि मेरी ननद घर से चली जाएगी तो मेरा पति मेरा ख्याल करने लगेगा, वह मेरे पास रहने लगेगा, मगर उसकी बात सुनकर मुझे मायूसी हुई थी। मेरी ननद मेरी शादी के बाद तो घर से निकलते ही नहीं थी, मगर अब वह खाना पका कर रख जाती और घर से गायब हो जाती थी। वह सुबह की गई हुई 2 बजे ही घर आई थी। मुझसे पूछती, पवन आया था? मैं नहीं में सर हिला देती तो वो फिर से बाहर निकल जाती, मगर घर से जाने से पहले मुझे हिदायत करके जाती कि अगर पवन आए तो उसे कह देना कि मैं बस अभी अभी घर से निकली हूँ और पड़ोस में जा रही हूँ। मैं दिल ही दिल में सोचती रहती थी कि न जाने यह औरत कहाँ जाती है। अब तो मुझे अपनी ननद पर शक होने लगा था। एक दिन मैंने उसे पूछ लिया, नंदिनी, कहाँ जाती हैं? तो वो मुझे घूर घूर कर देखने लगी। कहने लगी, मैं जहां मर्जी जाऊं, तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली? मैं डर कर चुप
कर गई। मगर मैंने भी सोच लिया था कि जब मेरा पति घर आएगा तो उसे सारी बात बता दूंगी कि आपकी बहन सुबह सवेरे घर से निकल जाती है। मुझे अब ऐसा लगने लगा था कि शायद मेरी ननद गलत रास्ते पर चल पड़ी है। दोपहर का वक्त था। मैं अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी और अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। न जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा था। तब मैंने बाहर से आवाज सुनी थी, जैसे कोई घर में दाखिल हुआ था। मैं उठकर खिड़की तक गई तो मेरी नजर उस एक मर्द पर पड़ी थी। उसका चेहरा नहीं देख पाई थी, मगर वह तेज तेज कदम उठाता हुआ ननद के कमरे में चला गया था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मैं सोच में पड़ गई थी कि आखिर यह कौन हो सकता है। उस वक्त तो ननद भी घर में नहीं थी। मैं ननद के कमरे के पास गई थी। मैं दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से मर्दाना आवाज आई थी, मैं पवन हूँ, आराम करने आया हूँ, मुझे तंग न किया जाए। यह आवाज सुनकर तो मैं जज्बात पर काबू ही नहीं कर पा सकी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मैं जिस शख्स के सहारे इस घर में आई थी, आप दरवाजा खोले, मैं आपको देखना चाहती हूँ, आप भी मुझे देखें, हम दोनों एक खुशगवार जिंदगी गुजार सके। भला यह क्या बात हुई कि हमारी शादी को इतना वक्त बीत गया है और मैं अभी तक आपको देख ही नहीं पाई, आपके साथ बात ही नहीं कर पाई। अंदर पूरी खामोशी थी। मेरा दिल फटने लगा था। मैं जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देती रही और साथ साथ कहती भी जा रही थी कि प्लीज पवन, दरवाजा खोल दे, नंदिनी भी घर में मौजूद नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, अपने दिल का हाल आपको बताना चाहती हूँ। मगर दरवाजा नहीं खोला था। मैं बाकायदा तौर पर बुलंद आवाज में रोने लगी थी। मैं बोली, पवन, अगर मैं आपको पसंद नहीं थी तो फिर क्यों आपने मेरे बाप को पैसे दिए, क्यों आपने शादी की हामी भरी? मुझे मेरे बाप के घर में ही रहने देते ना। मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी जहाँ मेरा पति ही मुझे बेकदरा से देखे। तो अंदर से मर्दाना आवाज आई। वह कहने लगा, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे बाप से ना खरीदा तो तुम्हें किसी जुआरी या नशेड़ी के पल्ले बांध देता और पैसे ले लेता। मैंने तुम्हारे साथ भलाई की है, नेकी की है, मेरा और कोई मकसद नहीं था। और बेफिक्र रहो, जब सही वक्त आएगा मैं तुम्हारे सामने भी आ जाऊंगा, तुम्हारे दर्द भी सुन लूंगा और तुम्हें अपनी तकलीफ भी सुना दूंगा। अभी फिलहाल तुम जाओ यहाँ से। मैं रोती रही थी। मैं बोली, नहीं, आज मैं आपको देखे बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो पवन कहने लगा, तुम मजबूरी का मजाक समझती हो, मैं मजबूर हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करने दो, जाओ यहाँ से। उसकी आवाज में इस कदर सख्ती थी कि मैं 2 कदम पीछे हटी थी और फिर भागती हुई अपने कमरे में आ गई। मैं रोती रही थी। मैं शाम तक अपने कमरे से ना निकली थी। तब मेरे पास ननद आई थी। वह मुझसे घूर रही थी। कहने लगी, क्या बात है महारानी, आज तुम अपने कमरे से क्यों नहीं निकली? क्या बात है, किससे छुप रही हो तुम? मैंने अपना दर्द दिल ननद के सामने रखा था। मैंने उसे कहा, आज पवन घर आया था मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी, वह मेरे पास नहीं आया, उसने तो अपने कमरे में झांक कर भी नहीं देखा। मैं दरवाजा पीटती रही लेकिन वह कमरे से बाहर नहीं निकला। मेरी ननद कहने लगी, हर इंसान की कोई ना कोई मजबूरी होती है, उसकी भी कोई मजबूरी होगी, तुम भी एक बात के पीछे ना पड़ जाया करो, उठकर खाना खाओ। मैं बोली, अगर कोई मजबूरी भी है तो उसे चाहिए कि वह मेरे सामने आए, मुझे बताए, मैं समझ जाऊंगी। मेरी ननद कुछ भी कहे बिना कमरे के बाहर निकल गई। मेरी जिंदगी तो एक पहेली बनकर रह गई थी। जिस शख्स के साथ मेरी शादी हुई थी उसी को न देख सकी थी। न जाने वह कौन था और कैसा था, न जाने वह सारा सारा दिन कहाँ छुपा रहता था। मैं अपनी ननद से मिन्नतें करती तो वह मुंह बना कर कहती, मेरा भाई इतना फ्री नहीं है कि हर वक्त तुम्हारे घुटने से लग कर बैठा रहे। वह कौन सा तुम्हारा बाप की तरह है कि रात रात भर जुआ खेले और जब जुआ हार जाए तो अपनी बेटी को ही बेच दे। मेरा भाई तो हक की रोटी कमाता है। बाप का ताना सुनकर मैं दब जाया करती थी क्योंकि इसमें तो मेरी ही बेइज्जती थी। उसने मुझे 3 लाख में बेच डाला था।
मैं अपने बाप को इस गुनाह के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। आज मैं कैलेंडर लेकर बैठी तो वक्त का हिसाब करने लगी थी। मेरी शादी को तो ज़माने बीत गए थे। हाय, मैं तो बड़े बुरे में फंस कर रह गई थी। हर वक्त यह मैं कैसे गुजारा यह मैं ही जानती हूँ। मेरे दर्द का अंदाज़ा वही कर सकती है जिनकी किस्मत में पति की प्यार नहीं है। मेरा ससुराल बहुत बड़ा था, मगर यहाँ तन्हाई बहुत थी। इस बड़े से घर में हम 2 लोग ही रहते थे, मैं और मेरी ननद। मगर मेरी ननद इस बात पर बहस करती थी कि हम तो यहाँ 3 लोग रहते हैं, मेरा भाई और तुम्हारा पति भी तो है। तब मैं इस बात से सर हिला दिया करती थी, मगर मेरी ननद इसरार करती थी कि अपने पति के वजूद से भी इनकार ना करो। आज मैंने आईने के सामने खड़ी हुई तो मेरे माथे पर 2 सफ़ेद बाल चमक रहे थे। मेरा तो दिल छल्ली होकर रह गया था। क्या मैं यूं ही अपने पति के इंतजार में बूढ़ी हो जाऊंगी? दिल में यह खल भी आता कि ननद शायद अपनी किस्मत का बदला मुझसे ले रही है। वह खुद तो बिना पति के रह रही है और मुझे भी जुदाई के अजाब में डाल रही है। यह भी तो नामुमकिन था कि मेरी विधवा ननद मेरे पति को मेरे करीब न आने देती हो, उसे सख्ती से मना कर रखा हो कि घर में दाखिल नहीं होना। अब जब मैं सोने बैठी थी तो बहुत सी ऐसी बातें भी मेरे सामने आ रही थी जो नॉर्मल नहीं थी। मेरी ननद मुझसे कहती थी कि तुम्हारा पति हर रात घर आता है, मगर तुम गहरी नींद में सोई रहती है। अब मैंने अपने पति को आने के सबूत ढूंढने शुरू कर दिए थे। मैंने अपने कमरे की एक एक चीज छान मारी थी कि शायद किसी जगह तो मुझे पता चले कि मेरा पति घर में आता है, मगर मेरा कमरा हूबहू वैसे ही पड़ा रहता था जैसे मैंने सेट किया होता था। ननद आज फिर नाश्ता बनाकर घर से चली गई थी तो मैंने उसके कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी थी। यह देखकर मेरा जिगर फटने लगा था कि मेरे पति की तमाम चीजें मेरी ननद के कमरे में पड़ी रहती थी। उसके कपड़े, उसके जूते, उसके हर चीज मेरी ननद के कमरे में पड़ी थी। आज मुझे अपनी ननद से नफरत महसूस हो रही थी कि मेरा पति अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर अपनी बहन के कमरे में क्या चला जाता है। यह बात तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी और मेरा दिमाग भी अजीब अजीब किस्म की बातें सोचने लगा था। जब मैंने सोच लिया था कि मैं आज हर रात से पर्दा उठाकर ही रहूंगी, मैं अपने पति को देखकर ही रहूंगी, मगर रात के वक्त मुझे इस कदर नींद आ जाती थी कि मैं चाह कर भी जाग नहीं पाती थी। आज मेरी ननद घर में आई तो मैंने भी गुस्से का इजहार किया था। मैंने भी बर्तन उठाकर पटकने शुरू कर दिए थे। मेरी ननद जो बड़ी हैरानी हुई थी वह आगे बढ़ी और कहने लगी, आप होश में तो हो? क्या बात है, यह क्या बदतमीजी कर रही हो? मैं फट पड़ी थी। मैं बूढ़ी नहीं, मैं अपने होश में नहीं हूँ। वह औरत जिसकी शादी को इतने बरस बीत गए हो और उसने अब तक अपने पति को न देखा हो, क्या वह अपने होश में रह सकती है? मुझे बताओ, मेरा पति कहाँ है? वह मेरे सामने क्यों नहीं आता? वह मुझसे पर्दा क्यों कर रहा है? तब मेरी ननद की आंखों में आंसू आ गए थे। वह कहने लगी, कुमुद, मेरे भाई को इस बात का डर है कि जब तुम उसे देख लोगी तो उसे छोड़कर भाग जाओगी। मैं बोली, मैं यह घर छोड़कर नहीं भागूंगी, मुझे एक बार मेरे पति से मिला दो। मेरी ननद कहने लगी, ठीक है, तुम्हारा पति हर रात घर आता है, तुम अपनी नींद को पीछे ढकेल कर आ जाना और उसको देख लेना। रात हुई तो मैं अपना खाना कमरे में ले गई थी और कमरे में जाकर छुपा दिया था। मैंने आज भूखा रहने का इरादा किया था क्योंकि मुझे अपनी ननद पर शक था कि शायद वह मुझे हर रात खाने में कुछ ऐसा मिक्स करके देती थी जिससे मुझ पर नींद में घेर जाती। मैं अपने पति की आने से बेखबर रहती थी और फिर मेरा शक सही साबित हुआ था। मैंने खाना नहीं खाया तो मुझे रात भर नींद भी नहीं आई थी। मैं अपने पति की राह देख रही थी। मैं खिड़की के साथ सर लगाए बैठी रही थी कि न जाने कब पवन घर आएगा, मगर जब आधी रात बीत गई तो मैं उठकर बाहर में आ गई थी। मैं यहाँ वहाँ चहल कदमी करने लगी थी और
तब मुझे अपनी ननद के कमरे से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी थी। वह मर्द कह रहा था, नंदिनी तुम कुमुद को समझाओ कि जैसे ज़िंदगी गुजर रही है उसे गुजरने दे, राज मत कुरे दे, क्योंकि इसमें ना हम दोनों का खसा है। मुझे देख लेने के बाद वह पहले जैसी नहीं रहेगी। तब नंदिनी की आवाज़ सुनाई दी थी। वह कहने लगी, पवन मैं अपने से कोशिश कर चुकी हूँ, मगर वह नहीं समझती। शायद उसे बर्बाद होने का शौक है। मैं सारी रात जागती रही थी, एक लम्हे के लिए भी मेरी आंख नहीं लगी थी। मगर हैरत की बात तो यह थी कि क्या ऐसे में पवन घर में कैसे दाखिल हुआ था। मुझे डर था कि कहीं वह फिर से बाहर न चला जाए, इसलिए एक ही झटके से कमरे का दरवाज़ा खोल दिया था। कमरे में खामोशी छा गई थी। मेरे सामने ही बेड पर ननद बैठी हुई थी, मगर पवन मौजूद नहीं था। मैं थर थर कांपने लगी थी। मैं बोली, पवन कहाँ है? उसे कहाँ छुपा दिया है? ननद बोली, फिक्र ना करो, कहीं नहीं छुपाया, वो बाथरूम में है, मैं उसे भेजती हूँ। ननद उठकर बाथरूम में चली गई थी और दरवाज़ा भी बंद कर लिया था। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा दिमाग यह सब कुछ देखकर फट जाएगा, मगर मैं कहाँ जानती थी कि अभी तो और भी बहुत से सदमे मेरे इंतजार में हैं। मैंने एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया था और फिर सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल चुकी थी। सामने ननद खड़ी थी। उसने मर्दाना कपड़े पहना हुआ था। वह मुस्कुरा कर कहने लगी, यह देख लो, मैं हूँ पवन। या आवाज़ मगर ननद नहीं थी, यह तो मर्दाना आवाज़ थी। मुझे शदीद किस्म का चक्कर आया था। मैं नीचे गिरने लगी थी, मगर ननद ने मुझे हाथ से पकड़कर बेड पर बिठा दिया था और खुद मेरे पाँव के पास जमीन पर बैठ गई थी। आज ननद रो रही थी। वह बोली, हाँ मुझसे मिलो, मैं पवन हूँ। मैं चीख पड़ी थी और बोली, तुम पवन नहीं हो, तुम मुझे धोखा दे रही हो ना। वह कहने लगी, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही, धोखा तो मुझे किस्मत ने दिया है। मैं एक बहुत ही इज्जतदार घराने में पैदा हुआ था। मैं ना तो औरत थी और ना ही मर्द। मैं तीसरे जिन्नत से था, मैं हिजरा था, मगर क्योंकि मेरे घर वाले बहुत इज्जतदार थे तो यह बात किसी को बात नहीं बता नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी यह बात दुनिया वालों के सामने लाने से उनकी बेइज्जती हो जाना थी। देखो ना, मेरा वजूद ही एक बेइज्जती है। मेरे बाप को जब कोई पूछता है कि तुम्हारे घर में क्या पैदा हुआ है, तो वह कह देता कि बेइज्जती हुई है। यह बातें सुनकर मैं रोता रहता था। मेरी माँ भी मुझसे प्यार तो करती थी, मगर मैंने महसूस किया था कि वह मुझे कोई खास लगाव नहीं रखती थी। वह जिस तरह से अपने बाकी बच्चों से प्यार करती थी, मुझसे दूर दूर ही रहती थी। उसने मुझे पाला था, मेरे लिए यही बहुत था। एक दिन मुझसे कहने लगी, पवन वादा करो कि तुम बड़े होकर शादी जरूर करोगे, ताकि किसी को इस बात का शक ना हो सके कि तुम हिजरा थे। तुम शादी कर लोगे तो हमारे खानदान की इज्जत बच जाएगी, तुम्हारे बाप का नाम रह जाएगा। मैं बोला, माँ मैं शादी के काबिल नहीं हूँ, मैं कैसे शादी करूँगा? तो माँ ने कहा, मुझे इस बात का मतलब नहीं है, मगर याद रखना, अगर तुमने शादी ना की तो मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बचाऊंगी। कुमुद, तुम नहीं जानती कि मैंने जिंदगी किस तरह से गुजारी है। मैं बहुत मुश्किल हालात अपनी जिंदगी में देखे हैं। हर चीज के लिए तरसा हूँ, हर चीज के लिए सिसका हूँ, यहाँ की अपनों की मोहब्बत के लिए भी रोता रहा हूँ, मगर मेरी किस्मत में कुछ भी नहीं था। यह जिंदगी तो चलो जैसे तैसे मैंने गुजार ही ली, मगर मैं नहीं चाहता था कि कमरे के बाद दोबारा से नरक में ढकेल दिया जाऊं। दुनिया में भी तो मैंने नरक ही काटा है ना, अब दो दो न काटने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो। इस चीज़ के लिए मैंने जुआ खानों में जाना शुरू कर दिया था। मुझे इस बात की बखूबी पता है कि जो मर्द जुआ खेलते हैं उनकी औलाद बड़ी मजबूर होती है। वह मर्द बेगैरत हो जाते हैं, वह अपनी बेटियों को भी बेचने के लिए बाज नहीं आते। उस समय मैं भी जुआ खाने में ही था। मैंने तुम्हारे बाप को देखा,
वह एक बड़ी उम्र के नशेड़ी और जुआरी मर्द के हाथों तुम्हें कुछ ही पैसे में बोली लगाने लगा था। मुझे मालूम हो गया था कि अब तुम्हारी जिंदगी बहुत बुरी गुजरने वाली है। मैंने आगे बढ़कर तुम्हारा बाप को कहा 3 लाख दूंगा, अपनी बेटी मुझे दे दो। उसने कहा कि ठीक है। फिर हम दोनों का शादी हो गया। मुझे नहीं पता था कि हम दोनों के शादी की हैसियत क्या है, मगर मैं इतना जानता हूँ कि मैंने अपनी माँ की वसीयत पूरी की। मैंने शादी भी कर लिया और फिर नेकी भी की। तुम्हें घर दिया, खाना दिया, इज्जत दी, मगर मैं तुम्हें एक पति ना दे सकी, क्योंकि मैं मर्द नहीं हूँ। मैं सुबह मर्दाना कपड़े पहनकर एक वर्कशॉप पर चला जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर अपनी हक की रोजी कमाता हूँ। यह तो शुक्र है कि मुझे मेरे भाइयों ने हुनर सिखा दिया, नहीं तो आज मैं दर दर की ठोकरें खा रहा होता हूँ। मैं चाहता हूँ कि राज अभी राज ही रहे, मगर तुम्हारी तरफ देखकर सब कुछ तुम्हारे सामने लाना पड़ा। अब यह तुम पर है कि अगर तुम मेरे घर में रहना चाहो तो रहो, जाना चाहती हो तो भी चली जाओ। मैं यह तमाम बातें सुनकर उठ गई और अपने कमरे में आ गई थी। मैं दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैं गहरे सदमे में डूब गई थी कि क्या कभी किसी के साथ ऐसा भी हुआ है, किसी के साथ इतना बड़ा धोखा भी हुआ है। पवन तो अपनी तरफ से समझ रहा था कि उसने मेरे साथ नेकी की है, मगर उसने तो मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था। मेरी ज़िंदगी के इतने बरस उसने सिर्फ इसलिए बर्बाद कर दिए थे ताकि बाहर की दुनिया में उसे मर्द का मकाम मिल जाए। लोग उसे कहें कि यह बीवी ब्याह कर लाया है तो मर्द ही होगा। मेरा जी चाहता था कि मैं पवन का घर छोड़कर भाग जाऊं, मगर उसने मुझसे कहा कि अभी तुम मेरे घर में ही रहो, बाहर की दुनिया खतरनाक है, पहले तुम अपने लिए रिश्ता ढूंढ लो, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। मगर मेरा जी नहीं चाहता था कि मैं उस इंसान से मदद लूं जिसने मेरी जिंदगी के इतने कीमती बरस जाया कर दिए हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पास तो कहीं रहने का ठिकाना भी नहीं है। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? पवन का घर छोड़कर चली जाऊं या अभी कुछ और रोज उसके घर में गुजार लूं? दोस्तों, ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।